नमस्कार। भारत में जब भी चुनाव आते हैं ना, तो वादों की जैसे बाढ़ सी आ जाती है। पर कभी सोचा है कि इन वादों की असली कीमत क्या होती है? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दमदार बात से। वो ये कि सरकारें लाखों लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं एक बहुत कीमती चीज खरीदने के लिए। सोचिए जरा, आखिर वो कौन सी कीमती चीज हो सकती है जिस पर इतना पैसा, मतलब इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है? वो अनमोल चीज है, एक इंसान का वोट। जी हाँ, एक वोट। और बस यहीं से वो बड़ी बहस शुरू हो जाती है कि क्या सरकारें जनता के ही पैसे का इस्तेमाल वोट खरीदने के लिए कर रही हैं। तो सबसे पहले ना इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर एक जरूरी कल्याणकारी योजना और चुनाव जीतने के लिए जो रेवड़ी बांटी जाती है, इन दोनों के बीच वो पतली सी लाइन, वो महीन रेखा आखिर है कहाँ? और देखिए, इन दोनों के बीच का फर्क समझना ही सबसे दिलचस्प है। एक तरफ तो है जरूरी कल्याण योजनाएं, ये वो हैं जो सिर्फ जरूरतमंदों तक पहुंचती हैं उनकी मदद के लिए। और दूसरी तरफ है चुनावी रेवड़ियां, जो अक्सर बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना ये देखे कि जरूरत है भी या नहीं, बस चुनाव से ऐन पहले सबको बांट दी जाती हैं। अगर जरूरी कल्याण का एक उदाहरण देखें तो प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना सामने आती है। सोचिए, इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता है। ये उन करोड़ों परिवारों के लिए एक लाइफ लाइन है जो शायद इसके बिना भूखे रह जाएं। ये जीने की एक बुनियादी, एक फंडामेंटल जरूरत को पूरा करती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब योजनाओं के लिए, इन रेवड़ियों के लिए पैसा आता कहां से है और इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? मतलब बदले में किस चीज की कुर्बानी दी जा रही है? इसे समझने के लिए ना एक छोटा सा इकोनॉमिक टर्म समझना होगा, राजस्व घाटा या रेवेन्यू डेफिसिट। अब ये सुनने में भारी लगता है, पर है बिल्कुल सीधा साधा। ये वही आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात है। मतलब जब सरकार की रोज की कमाई से ज्यादा उसका रोज का खर्चा हो जाए। अब इसको बिल्कुल अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। अगर किसी का खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा हो जाए तो क्या करना पड़ता है? कर्ज लेना पड़ता है, राइट? सरकार भी बिल्कुल यही करती है। जब खर्च कमाई से ज्यादा हो जाता है तो सरकार लेती है कर्ज, और उस कर्ज का ब्याज कौन चुकाता है? जी हां, आखिरकार हम और आप, मतलब टैक्स पेयर्स। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। आपको अंदाजा देने के लिए बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद तमिलनाडु सरकार के 50,000 करोड़, जी 50,000 करोड़ के राजस्व घाटे का जिक्र किया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये मुद्दा कितना गंभीर है। और यहां एक बात गांठ बांधने वाली है, ये जो पैसा है ना, ये सरकार का अपना पैसा नहीं है। सरकार तो बस एक टेम्पररी मैनेजर है। ये फंड, ये सारा पैसा जनता का है। ये हमारा और आपका टैक्स का पैसा है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कैसे कई राज्यों और पार्टियों के लिए एक सोची समझी, एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बन चुका है। बिहार का मामला देखते हैं। हुआ ये कि चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर करीब करीब 10,000 रुपए दिए गए, और ये पैसा बिना किसी जांच पड़ताल के सबको बांटा गया। अब इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो बजट सरप्लस में, यानी मुनाफे में जाने वाला था, वो सीधा सीधा भारी घाटे में चला गया। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ बिहार की नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी चुनावों से ठीक पहले जो योजनाएं घोषित हुईं, उनकी कुल लागत 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। और अब महाराष्ट्र को देखिए, वहां भी यही कहानी। घोषित की गई योजनाओं की लागत 46,000 करोड़ रुपए। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये रकम राज्य के राजस्व घाटे के लगभग बराबर है। अब एक पैटर्न साफ दिखने लगता है ना? और इस सब के बीच में एक बिल्कुल नई रणनीति उभरकर सामने आई है। अब पार्टियां जाति और धर्म जैसे पारंपरिक वोट बैंकों से थोड़ा हटकर सोच रही हैं। अब सीधे महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, बिना किसी शर्त के कैश देकर। और यह आबादी का कितना बड़ा हिस्सा है? लगभग 50%। ये ट्रेंड कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। पीआरएस लेजिस्लेटिव की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि 2020-21 में सिर्फ 2 राज्य थे जो महिलाओं को सीधे नकद दे रहे थे, और आज 12 से ज्यादा राज्य इस रणनीति को अपना चुके हैं। मतलब साफ है, ये आप कोई 1-2 राज्यों की बात नहीं, एक देशव्यापी ट्रेंड बन चुका है। ये सब देखकर एक बात तो साफ लगती है कि इन योजनाओं का मकसद आर्थिक कम और राजनीतिक ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इन्हें चुनाव से ठीक पहले लॉन्च किया जाता है। पैसा अक्सर जल्दबाजी में, बिना पूरी जांच के बांटा जाता है। महाराष्ट्र में तो चुनाव के बाद एक योजना से 86 लाख महिलाओं को हटा दिया गया। और बिहार वाला किस्सा तो और भी मजेदार है। वहां गलती से पुरुषों को पैसे चले गए और बाद में उनसे वापस मांगे गए।
तो अब हम पहुंचते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या हम एक ऐसे राजनीतिक चक्र में फंस गए हैं जिसे बदला नहीं जा सकता? इस पूरी रणनीति का हमारे राज्यों की अर्थव्यवस्था पर और हमारे लोकतंत्र पर लंबे समय में आखिर क्या असर पड़ रहा है? जिन स्रोतों से हमने ये जानकारी ली है, उनमें से सीधे सीधे टैक्स पेयर के साथ एक धोखा कहा गया है। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है कि जनता के पैसे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। दरअसल ये एक ऐसा विशिष्ट साइकिल, एक ऐसा दुष्चक्र बन गया है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। देखिए, होता क्या है, एक पार्टी वोट जीतने के लिए पैसे बांटने की घोषणा करती है। अब मजबूरी में विपक्ष को उससे भी बड़ी रकम का वादा करना पड़ता है, और वोटर भी अक्सर उस पार्टी पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो सत्ता में है, जो पैसे दे रही है। और बस एक बार ये योजनाएं शुरू हो गई तो इन्हें वापस लेना राजनीतिक रूप से लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इसका आखिरी नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि जो पैसा सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों यानी लंबे समय के विकास पर खर्च होना चाहिए, वो पैसा इन छोटी छोटी राजनीतिक जीतों के लिए बांट दिया जाता है। मतलब लॉन्ग टर्म विकास की बलि चढ़ा दी जाती है। तो जाते जाते एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है। जब सामाजिक कल्याण एक राजनीतिक हथियार बन जाता है तो इसकी असली कीमत आखिरकार चुकाता कौन है?